हेलो फ्रेंड्स, और दोबारा आपका स्वागत है। लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोगों ने कूलम लॉ के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स की थी और मैंने आपको दो तीन प्रॉब्लम जो है वो एक्सरसाइज के रूप में घर से करने को दी थी। कुछ बच्चों ने अच्छे सोल्यूशन दिए, ठीक है। कुछ गलतियाँ उसमें और कईयों ने तो काम ही नहीं किया, ठीक है। तो आगे से जब भी मैं काम दूंगा प्लीज़ ज़रूर काम करिए, ठीक है, वरना कोई फ़ायदा नहीं फिर ऐसे लेक्चर बनाने का, ठीक है जी। अब हमारे पास मैं सोच रहा हूँ उसमें से आपको एक दो प्रॉब्लम जो है वो मैं करवा देता हूँ जिसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही थी। अब देखिए ये क्लॉक वाली प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम आपको पता है सारे के सारे चार्जेस ऐसे पड़े हुए हैं और यहाँ पे आपने इसके ऊपर फोर्स निकालनी है। देखिए 9 कूलम वाला इसको इधर को पुश करेगा और 3 वाला इधर को। तो बेसिकली यहाँ को जो फोर्स आएगी वो इस तरफ आएगी, ठीक है। इसको मैं एक्स एक्सिस मान लेता हूँ। और कितनी आएगी, इस तरीके से आएगी कि 6 कूलम फोर्स लगा रहा है, 9 - 3। इसी तरह से यहाँ 8 - 2, यहाँ पे भी ऐसा लगेगा कि 6 कूलम फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे 10 - 4, इधर भी ऐसा लगेगा 6 कूलम फोर्स लगा रहा है। यहाँ 12 - 6, इधर भी ऐसा लगेगा कि 6 कूलम फोर्स लगा रहा है। और फिर 10 - 5, इधर को भी लगेगा कोई ऐसे ही फोर्स लगा रहा है। फिर 7 - 1, और इधर भी लगेगा ऐसे ही फोर्स लग रही है। तो हमारे पास देखा जाए और सारी की सारी फोर्सेस भी बराबर होंगी। तो 1 2 3 4 5 6 ये हमारे पास फोर्सेस है। अगर हम देखें ये एंगल कितना बना रहा है, एक्स एक्स का 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री, ठीक है जी। तो हम लोग कुछ नहीं, सिंपल वेक्टर अलजेब्रा इसमें लगाएंगे। इसके सारों के सारी फोर्सेस जो कि सेम ही है मैग्नीट्यूड में, इनका एक्स कॉम्पोनेंट भी लेंगे और वाई कॉम्पोनेंट भी लेंगे, ठीक है जी। तो लेट करते हैं, लेट द फोर्स इज एफ। जो ये 6 फोर्सेस हैं ये सारी की सारी एफ हैं अब जो नेट इसके ऊपर लग रही है। तो एक्स कंपोनेंट देखते हैं फोर्स का। इसका भी एक्स कंपोनेंट, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो 6 कंपोनेंट आ जाएंगे। पहला कंपोनेंट तो ये तो खुद ही कंपोनेंट है, क्या आ गया, एफ कॉस 0 डिग्री, क्योंकि एक्स एक्स का 0 एंगल बना रहा है, इसको वाई एक्स से मान लेते हैं, ठीक है जी। ये कितना एंगल बना रहा है एक्स के साथ, एफ कॉस 30 डिग्री। ये कितना बना रहा है, एफ कॉस 60 डिग्री। ये कितना बना रहा है, फिर एफ कॉस 30 डिग्री। ये कितना बना रहा है, फिर एफ कॉस 60 डिग्री। और ये कितना बना रहा है, एफ कॉस 90 डिग्री, ठीक है। ये 6 फोर्सेज आ गई। कॉस जीरो तो कॉस जीरो 1 होता है, हमें पता है, ठीक है जी। कॉस जीरो 1 होता है, तो ये बन जाएगा एफ, और कॉस 90 0 होता है। और ये प्लस हो गया 2 है, ये बन गया 2 एफ कॉस 30 डिग्री प्लस 2 एफ कॉस 60 डिग्री, ठीक है जी। ये हो गए। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ, मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में आ गया 1 प्लस कॉस 30 होता है √3/2, तो ये √3 आ गया क्योंकि 2 कैंसिल। और कॉस 60 1/2 होता है, तो ये 2 से 1/2 कैंसिल, ये बन गया 1। तो ये असली में आपका आंसर आ गया। जो फोर्स का एक्स कंपोनेंट है वो आ गया 2 प्लस √3 इंटू एफ। एफ हम निकालने के आराम से हम लेट कर लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर, ठीक है जी। ऐसे ही वाई कंपोनेंट भी लिख लेते हैं। अब वाई कंपोनेंट में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, बस ये हमने देखना है कि एंगल कितना बना रहे हैं और डायरेक्शन भी देखनी है, ठीक है। ये पहले जो 3 कंपोनेंट हैं ये सारे के सारे ऊपर की वाली तरफ है और ये नीचे वाली तरफ, तो ये सारे प्लस में लेंगे, ये माइनस में लेंगे, ठीक है। चलिए पहला वाला आ गया हमारे पास, एफ साइन 30 डिग्री प्लस में, दूसरा एफ साइन 60 डिग्री प्लस में, तीसरा जो है वो हमारे पास आ गया, ये तो वाई एक्सिस में है, तो ये आ गया एफ साइन 0 डिग्री, ठीक है। एंगल देखिए बेशक हम वाई कंपोनेंट ले रहे हैं, एंगल हमने वही देखना जो एक्स एक्सिस का बन रहा है। फिर बाकी माइनस में एफ साइन 30 डिग्री माइनस एफ साइन 60 डिग्री और माइनस एफ साइन 90 डिग्री, ठीक है जी। चलिए इसको आगे देखते हैं। तो ये बन गया हमारे पास एफ बाई इज इक्वल टू, देखिए एफ साइन 0 तो 0 होता है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो साइन 60 कैंसिल, ठीक है जी। और साइन 30 कैंसिल।
हमारे पास क्या आया, हमारे पास आ गया ये माइनस एफ साइन 90 डिग्री, और ये क्या हो गया माइनस एफ, क्योंकि साइन 90 जो होता है वो आपको पता है वो 1 होता है, साइन 0 0 होता है। ठीक है जी, तो एक ही कॉम्पोनेंट बचा। अब आपके पास एफ एक्स भी बन गया और एफ वाई बन गया, तो एफ इज इक्वल टू होता है एफ एक्स स्क्र प्लस एफ वाई स्क्र अंडर रूट। आप इसमें वैल्यू पुट करिए, आपका न्यूटन में मैग्नीट्यूड में आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। दूसरा आता है कि आपको डायरेक्शन बतानी है कहाँ पे है, तो डायरेक्शन लेट करते हैं कि वो जो रिजल्टेंट है वो एफ, वो कितना एंगल बना रहा है, वो फाई एंगल बना रहा है, कहीं पे है वो। ठीक है, ऑब्वियसली कहीं इधर को आएगा, तो उसको कैसे लिख सकते हैं एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो आपके पास एंगल आ जाएगा। अब आप बोलोगे एफ क्या है, एफ बड़ा इजी है जी, एफ सिंपल सी बात है। एफ हमारे पास जो है वो असली में आना था 1/4 पाई एप्सिलॉन, और इसकी वैल्यू आप एंड में पुट कर सकते हो। ठीक है, और 6 × 1, क्योंकि आप, मैंने भी आपको बताया 6 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये 10 कूलम वाला है, ये इधर को फोर्स लगा रहा है, 4 वाला इधर को फोर्स लगा रहा है, तो माइनस करके ऐसा लगेगा जैसे 6 की कूलम का चार्ज फोर्स लगा रहा है। और किसके ऊपर लगा रहे हैं, 1 कूलम के ऊपर, और डिस्टेंस कितना है 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 9 × 10⁻⁹ 6 9 या 54 × 10⁻⁹ न्यूटन। ये निकाल के यहाँ पुट कर सकते हो आप, और आपके पास फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, कोई मुश्किल नहीं है इस क्वेश्चन में, अब तो नहीं लगनी चाहिए मुझे लगता आपको। ठीक है जी, ओके जी। अब हम लोग एक आगे भी प्रॉब्लम थी, पर वो अब आप खुद कर सकते हो आई थिंक। ठीक है, तो मैं आपको कुछ खुद से अब कुछ और प्रॉब्लम जो है वो कराऊंगा, और आज एक्सरसाइज भी दोबारा दूंगा। ठीक है जी। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि एक हमारे पास ऐसे, यहाँ मैं यहाँ पे कर देता हूँ बेटर। प्रॉब्लम, ठीक है जी। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास एक सेमी सर्कुलर रिंग है। ठीक है, सेमी सर्कुलर है, और ये रिंग इस तरीके से है कि इस रिंग का जो रेडियस है वो आर है। ठीक है जी, इस रिंग के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, इस रिंग के ऊपर चार्ज पड़ा है, और जो इसमें चार्ज पर यूनिट लेंथ है वो है लैम्डा कूलम पर मीटर, ये इसके ऊपर चार्ज है। ठीक है जी, अब यहाँ पर एक 1 कूलम का चार्ज पड़ा है, उसके ऊपर हमने नेट फोर्स बतानी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें आपको पक्का दिक्कत आएगी। ठीक है, करने में। ओके, अब यहाँ पे फोर्स लगाने, इसमें ये भी फोर्स लगा रहा होगा, यहाँ से सारी फोर्सेस यहाँ को लग रही होंगी। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज, छोटा सा टुकड़ा लेते हैं इसका, टुकड़े का लेंथ डी एल लिख देते हैं, और चार्ज डी क्यू लिख लेते हैं उसका। ठीक है, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो है हमारे पास लैम्डा दे रखा है, इसका मतलब चार्ज किसके बराबर आ गया, लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल आ गया चार्ज। ये वाला जो चार्ज है ये क्या करेगा, इसको यहाँ को पुश करेगा, यहाँ को पुश करेगा, तो ये जो फोर्स है उसको मैं लिख लेता हूँ डी एफ। ठीक है जी, अगर मैं ये एंगल लूँ थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो इस फोर्स का यहाँ पे एक कंपोनेंट आएगा, वो आ जाएगा डी एफ कॉस थीटा, और एक यहाँ पे कंपोनेंट आएगा, वो आएगा डी एफ साइन थीटा। ठीक है जी, ये दो कंपोनेंट आएंगे। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये डी एल इधर है, एक इधर भी तो होगा, वो उसका जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो उसका भी कंपोनेंट इधर आएगा, तो उसका कॉस वाला कंपोनेंट इस तरफ आएगा,
तो बेसिकली यहाँ पे सारे के सारे कॉस के कंपोनेंट जो होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इधर वालों के कॉस कंपोनेंट इधर को आएंगे, इधर वालों के कॉस कंपोनेंट इधर को आएंगे और वो कैंसिल कर देंगे। तो कौन से कंपोनेंट हमारे पास बच जाएंगे? साइन वाले कंपोनेंट बच जाएंगे। तो इसका मतलब डी एफ किसके बराबर आएगा? चार्ज कितना है? लैम्डा डी एल है इसमें, ठीक है जी। चार्ज इसमें लैम्डा डी एल है ना इस छोटे वाले टुकड़े में, तो लैम्डा डी एल आपका पास चार्ज आ गया। और यहाँ पे जो चार्ज है वो 1 कूलम है, उसको 1 लिख लेते हैं, डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आर स्क्वायर ही है। लो जी आ गया आपके पास। लेकिन ये तो इसकी वजह से, अगर हमारे को पूरी की पूरी वायर की वजह से निकालना है तो हमारे को इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो डी एफ इज इक्वल टू, सॉरी इसके साथ साइन थीटा, क्योंकि डी एफ तो ये लिख दिया आपने और आपके पास जो फोर्स है वो डी एफ साइन थीटा है, टोटल फोर्स। अब अगर आपको टोटल फोर्स निकालनी है तो इधर भी इंटीग्रेशन करो और इधर भी इंटीग्रेशन करो, लैम्डा डी एल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा। अब थीटा यहाँ से अगर हम यहाँ से चले पूरा यहाँ तक खत्म हो जाएगा तो थीटा कितना बनेगा? 0 से लेकर 180 डिग्री। तो 0 से 180 डिग्री तक आ गई हमारी लिमिट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ओके, तो जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर आ गई? लैम्डा डी एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, क्योंकि साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सॉरी इसको हम पहले डी एल ही रहने देते हैं, मैं डी एल को चेंज कर दूंगा बाद में, ठीक है। एक मिनट, ये आ गया साइन थीटा और डी एल को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं हम तो साथ में हमारे पास छोटा सा पार्ट जो होना जरूरी है। अब यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे डी एल है, यहाँ पे तो डी थीटा होना चाहिए था, तो हम उसको चेंज करेंगे। हमें पता है थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो क्या मैं डी एल को लिख सकता हूँ आर डी थीटा? लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल फोर्स आ जाएगी लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। देखिए जिसकी हमने इंटीग्रेशन करनी होती है वैसा ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, उसके विद रिस्पेक्ट टू हो सकती है। ये हो गया 0 से 180 डिग्री और डी एल की जगह आर, तो आर को मैं इधर लिख देता हूँ, ये बना साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये बन गया एफ डैश इज इक्वल टू आर से आर कैंसिल, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, साइन थीटा की इंटीग्रेशन होती है कॉस थीटा, ठीक है, और वो माइनस में माइनस बाहर आ गया और ये 0 से 180 आ गई आपकी लिमिट, ठीक है। तो एफ डैश किसके बराबर आया? लैम्डा माइनस लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। कॉस 180 क्या होता है? -1, कॉस 0 -1, ये बनेगा -2 और ये माइनस, तो ये बन जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। क्या आ गया? 2 लैम्डा और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया आपके पास। ये जो है ये है नेट फोर्स जो लगेगी इस चार्ज के ऊपर जो कि यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है जी। इसको अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं आप वीडियो पॉज करके दोबारा चेक कर सकते हैं, कोई गलती होगी तो मुझे बताना, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहें तो लैम्डा को भी चेंज कर सकते हैं। लैम्डा होता है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज मान लो इस पे क्यू है, तो उससे भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो उससे आपका बिल्कुल पर यहाँ तक भी आंसर सही है और इसके साथ माइनस जे कैप लिख सकते हैं हम, ठीक है, क्योंकि ये देखो ये फोर्स जो है वो माइनस जे कैप की तरफ, ठीक है जी। तो ठीक है जी, ये क्वेश्चन तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब कोई और क्वेश्चन करें हम, चलिए जी एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए हमारे पास
हमारे पास एक और क्वेश्चन है। अब इसमें दो पेंडुलम है जिनका मास जो है, हमारे पास दो पेंडुलम है जिनका मास m है और एक का चार्ज Q1 है, एक का चार्ज Q2 है। ये देखिए जी, ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है। इन दोनों की लेंथ जो है वो तो सेम है, ये Q1 है और मास m, ये Q2 है और इसका मास भी m ही है। अब क्या है कि ये इसके साथ एंगल बना रहा है θ1 और ये बना रहा है θ2। ठीक है जी, ये θ1 एंगल बना रहा है और ये θ2 एंगल बना रहा है। अब इसमें आपने बताना है कि कौन सा ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला पहला ये कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2, दूसरा ये कि θ1 लेस देन θ2, और तीसरा θ1 इज इक्वल टू θ2, और चौथा नन ऑफ दी अबव। ठीक है जी। अब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसमें अगर हम ध्यान से देखें, ये चार्ज इनको नीचे को बराबर फोर्स लग रही दोनों। ठीक है जी, क्योंकि इसका भी मास सेम है, ग्रेविटी तो इसको बराबर ही लग रही है। और ये चार्ज एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, ये इधर को फोर्स लगा रहा है, ये इधर को फोर्स लगा रहा है, और इनके बीच की फोर्स जो है वो तो इक्वल एंड अपोजिट होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। अब इस फोर्स का तो कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, अगर इसके मैं कंपोनेंट भी देखूँ, ये वाला टेंशन वाला आ गया, ये वाला इधर आ गया, अगर ये θ2 है, ये θ2, तो ये भी θ2, तो ये कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, लेकिन इन कंपोनेंट का थीटा से थीटा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। ठीक है, अब क्योंकि मास बराबर है तो वर्टिकल कंपोनेंट से कोई फर्क, वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेंगे, और ये वाले कंपोनेंट भी, क्योंकि दोनों के ऊपर फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट है, जितनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है उतनी फोर्स ये इस पे लगा रहा है, तो आंसर आएगा हमारे पास ये कि θ1 θ2 दोनों बराबर रहेंगे। ठीक है जी। अब आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, पहली एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, क्वेश्चन, इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2। अब अगर हमारे पास ऐसा है कि m1 m2 के इक्वल नहीं है, ठीक है, बट Q1 इक्वल टू Q2। अब क्या है, m1 इज नॉट इक्वल टू m2 लेकिन Q1 Q2 इक्वल है, फिर आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपके लिए सही होगा। फर्स्ट सही होगा, सेकंड सही होगा, थर्ड सही होगा, या फोर्थ सही होगा, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है जी। चलो जी, अब अगले क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन भी इसी तरीके से पेंडुलम के ऊपर ही है। ये आपको दे रहा हूँ मैं एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज पिछले पेज पे होगी, ये एक्सरसाइज नंबर 2 आपके लिए। अच्छा, ये एक्सरसाइज नंबर 2 क्या है, देखिए ऐसा है कि ये दो चार्जेस थे, ऐसे पेंडुलम है, ये इन दोनों के बीच का जो एंगल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी जो एंगल था वो था 45 डिग्री, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 45 डिग्री था स्टार्टिंग। ठीक है जी। और यहाँ पे हमने इनको रेस्ट पे रखा हुआ था। ठीक है, पकड़ के रखा हुआ था, फिर हमने इनको छोड़ दिया, ये इधर को भागेगा, ये भी इधर को भागेगा। ठीक है, तो दोनों भागेंगे दूसरे पे। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एक्सेलरेशन व्हेन द चार्जेस मेक एंगल 37 डिग्री विद द वर्टिकल। तो ये देखो नीचे को आएंगे, भागेंगे। ठीक है, तो आपने ये बताना है कि जब ये नीचे 37 डिग्री एंगल तक पहुंच जाएंगे तो कितना
इनकी एक्सेलेरेशन होगी। ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 2। ठीक है जी। अब आ, मैं आपको एक और प्रॉब्लम चलो एक प्रॉब्लम आपको मैं और देता हूँ। अब देखिए एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 क्या है? दो चार्जेस है हमारे पास, एक 4Q और एक Q, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो L है। ठीक है जी। एक 4Q चार्ज है, एक Q चार्ज है, और इन दोनों के बीच का क्या ना बोलते हैं डिस्टेंस L है। तो हमने यहाँ से यहाँ तक के बीच में कोई चार्ज रखना है। लेट अस प्लेस अ चार्ज बिटवीन, बिटवीन का मतलब सेंटर में नहीं होता भाई, कहीं भी हो सकता है, बिटवीन द टू चार्जेस, दोनों चार्जेस के बीच में। ठीक है जी। थर्ड चार्ज उसको कहेंगे। फाइंड दी लोकेशन, लोकेशन बतानी है, मैग्नीट्यूड बताना है, एंड नेचर बताना है कैसा होगा, प्लस माइनस जो भी है, ऑफ द थर्ड चार्ज, ऑफ द थर्ड चार्ज इफ ऑल द चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। सारे के सारे चार्जेस इक्विलिब्रियम में हैं अगर, तो हमने बताना है कि थर्ड चार्ज क्या होगा। ठीक है। आल्सो फाइंड वेदर द इक्विलिब्रियम इज स्टेबल और अनस्टेबल। हमें ये भी बताना है इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ इसके लिए। ठीक है। हिंट ये है कि जब भी तीसरा चार्ज किसी ऐसी जगह रखेंगे, हम उसको लेट कर लेंगे, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, तो वो तीन चार्ज, वो जब उस चार्ज को रखेंगे तो हर एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो होगी। ठीक है। ये आपके लिए हिंट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा मोस्ट प्रोबेबली मैं कल डालूंगा, तो उसमें आपको असाइनमेंट के ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। और अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन ही करेंगे। ठीक है। पर मैं ये वाले नहीं बताऊंगा आपको, ये आपको खुद ही करने हैं। ठीक है। और दूसरा ये है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है। तो वो भी आप वैसे तो आप वो नहीं भी लगाओ, आप खुद भी पता लगा सकते हो कि स्टेबल होगा इक्विलिब्रियम क्या अनस्टेबल होगा, या फिर न्यूट्रल भी लिख सकते हो, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम भी होता है। ठीक है। तो ठीक है, फिर अगली क्लास में